नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल होने की स्थिति में से वर्गमूल विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ 4 समीकरण दिया हुआ है, आपको सबसे पहले बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ग्रुप में पहला समीकरण होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ग्रुप में यदि दूसरा समीकरण होता है। हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो समीकरण एक साथ होता है, दो चर वाले। अब हम देखते हैं कि किसका अद्वितीय हल होगा। तो जब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1 बाय b2 का, तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का अर्थ होता है केवल एक, यानी x और y का एक ही मान आना, अद्वितीय हल होगा। और जब a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 का, और यह भी इक्वल हो c1 बाय c2 का, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल समीकरणों का अनेक हल होगा। और जब a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 और यह डज नॉट इक्वल होगा c1 बाय c2 का, तो कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। और यदि हमें ये तीन स्थिति पता है, तब हम यह देख सकते हैं समीकरण का अद्वितीय हल किसका है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल और किसका कोई हल नहीं। इसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि इसका अद्वितीय हल है, तो हम उसे x का फॉर्मूला b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1, यह फॉर्मूला का प्रयोग करके हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं, x का मान। और y का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1, और यह फॉर्मूला का प्रयोग करके हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, x और y। और यह फॉर्मूला यदि आपको जानना हो कि ये कहाँ से आया, कैसे बना, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो आपके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और फिर दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। हम सबसे पहले यहाँ से a1, b1 और c1 लिख लेते हैं। तो a1 है मेरा 1, और b1 की बात करते हैं तो -3, और c1 की बात करते हैं तो यह है -3, और फिर a2 देखते हैं 3, b2 -9 और फिर c2 -2 है। अब हम यहाँ पाते हैं अनुपात करके देखते हैं, x के गुणांकों का अनुपात, अर्थात a1 बाय a2 करते हैं तो 1/3 आता है, और b1 बाय b2 करते हैं, b1 बाय b2 यहाँ पे -3 बटे -9, माइनस कट गया, 3 3 9, यह प्राप्त हुआ 1/3। और अब हम यहाँ c1 बाय c2 प्राप्त कर रहे हैं, c1 बाय c2, और यह होगा -3 बटे -2। हम पाते हैं कि यहाँ x और y के गुणांकों का अनुपात, अर्थात a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 का, और यह इक्वल नहीं है c1 बाय c2 का, तो तीसरा स्थिति आ रहा है। और चूंकि हम यहाँ देखते हैं a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब इसका कोई हल नहीं होगा तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, बस उसको छोड़ देना है। दूसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे। अब दूसरे समीकरण पे आते हैं हम। दूसरा समीकरण है 2x प्लस y, और ये अचर पद जो बाहर है, ये समीकरण अचर पद जो बाहर है बराबर की इधर, उसे हम लोग अंदर ले आएंगे। प्लस में है तो अंदर आएगा, तो माइनस में 5 बराबर 0, और a1 का मान 2, b1 देखते हैं y का गुणांक, दूसरा भी समीकरण हम लिख लेते हैं पहले। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि a1 मेरे पास 2 है, और b1 की बात करते हैं तो 1, और c1 की बात कर रहे हैं तो -5, a2 3, b2 2, और c2 की बात करते हैं तो -8, और हम a1 बाय a2 निकालते हैं 2/3, b1 बाय b2 निकालते हैं, यह 1/2,
हम पाते हैं यह बराबर नहीं है। तो कौन सा स्थिति? पहला स्थिति, यानी चूंकि यहाँ हम पा रहे हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्मों का लिखेंगे हम, समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो उसे हमें ज्ञात करना है। और अब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो x का फॉर्मूला है b1c2, b1 का मान कितना है? तो 1 गुना c2 का मान -8 माइनस b2 का मान 2 गुना c1 का मान -5। अब बट्टे में हम यहाँ पे लिखेंगे a1 b2 2 गुना 2 माइनस a2 b1 3 गुना 1। अब यहाँ पे 8 एकम 8, 5 दुना 10 बटे 2 दुना 4 माइनस 3 2/1 अर्थात 2 हुआ x का मान। और यदि हमें y का मान निकालना है तो y का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। y का फॉर्मूला क्या है? c1a2, c1 का मान -5 गुना a2 की बात करते हैं तो a2 कितना? 3, c2 -8 गुना a1 का मान 2 और फिर बटे में हम लोग लिखेंगे a1 b2 2 गुना 2 माइनस a2 b1 3 गुना 1। अब यहाँ पे 5 तिया 15 प्लस 8 दुना 16 और बटे 2 दुना 4 माइनस 3। इस तरह से 1, 16 में से 15 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1। y का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। अतः x का मान 2 और y का मान 1, यह इसका हल हुआ। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर का समीकरण। यहाँ पे लिखे हम लोग 3x - 5y = 20, इसे अंदर ले आते हैं तो समीकरण हो जाएगा 3x - 5y - 20 = 0। माइनस में प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। और यह 6x - 10y - 40 = 0 लिखेंगे। अब यहाँ से a1 प्राप्त करेंगे 3, b1 - 5, c1 - 20, a2 6, b2 - 10, c2 की बात करेंगे तो -40। इस तरह से यहाँ पे a1/a2 निकालते हैं 3/6, 3 का 3 दुना 6 1/2 हो गया। b1/b2 निकालते हैं -5/- 10, माइनस कट गया 5 × 5 दुना 10 यानी 1/2। और c1/c2 देखते हैं -20/- 40, माइनस प्लस 20 × 20 20 दुना 40। इस तरह से c1/c2 हमें प्राप्त होगा 1/2। हम पाते हैं कि मेरा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है। कौन सा स्थिति हो गया? यहाँ सेकंड वाला। इसलिए समीकरण युग्मों का अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। आंसर जो है बहुत सारा आंसर आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 4 नंबर का समीकरण। और यह समीकरण है x - 3y - 7, यहाँ चरपद पहले से अंदर है, और 3x - 3y - 15 = 0। यहाँ a1 का मान 1 हुआ, b1 का मान -3, c1 का मान -7, a2 3, b2 -3 और c2 की बात करते हैं तो -15। अब हम यहाँ पे a1/a2 करते हैं तो 1/3। फिर यहाँ पे देखते हैं b1/b2 कितना होगा तो -3/-3, माइनस कट गया 3 3 भी कट गया तो कितना 1 हुआ। अब यहाँ हम पाते हैं कि यहाँ पे 1/3 है और यहाँ 1 है, तो इसमें भी तो बराबर नहीं ना है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय हल होगा, क्योंकि हम पाते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2 का। इसलिए समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होने की स्थिति में उन्हें ज्ञात करना है। कैसे? x का फॉर्मूला, x का मान, x का फॉर्मूला क्या है? x का फॉर्मूला b1c2, तो हम लोग यहां से देखते हैं b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 × 45, माइनस प्लस माइनस 7 × 21, 3 माइनस में 3 × 9 प्लस में, यहाँ हो गया 24/6 चौकी 24। इस तरह से हम पाते हैं x का मान 4 आया। और अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। y का फॉर्मूला कितना? c1a2
A2 माइनस C2 A1, सावधानी से इसका मान हम लोग रखेंगे, A1 B2 A2 B1। और अब हम यहाँ देखते हैं 7 या 21, 15 एकन 15, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 21 में से 15 गया तो -6/6 और यह कट गया 1 मरतबे। इस तरह से हमें y का मान प्राप्त हुआ -1। अतः x का मान 4 और y का मान -1, यह इसका हल है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन में अचर पद दाएं साइड है बराबर के, तो हम उसे अंदर ले आए माइनस में, और यह भी दाएं साइड है तो उसे हम लोग बाएं साइड बराबर के बाएं साइड ले आए। तो प्लस था तो माइनस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब हमें क्या है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ए और बी के किन मानों के लिए समीकरण के ए और बी का कौन सा मान ऐसा होगा कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब हम a1 का मान रखते हैं यहाँ से 2/a2 का मान रखते हैं a-b और b1 का मान 3, b2 का मान a+b और यहाँ -7/-3a + b-2 और यहाँ माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसको पार्ट 1 2, इसको 3, मतलब अब यदि आपके पास मान लीजिए a = b = c है तो आप क्या बोल सकते हैं कि a भी b के बराबर है, a c के भी बराबर है, या फिर b भी c के बराबर है, b a और c दोनों के बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम इसी तरह इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, और अब हम 1 को 3 के बराबर करते हैं। 1 और 3 से जाते हैं, भाग जो है इसका 3 भाग है, तो पहला भाग और तीसरा भाग को बराबर करने पर तो यहाँ प्राप्त होगा 2/a-b बराबर 7/3a + b-2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, 7 को a से गुना करेंगे तो 7a - 7b, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 तिया 6a + 2b - 4। इस तरह से हम यहाँ पाते हैं कि 7a - 6a - 7b और 2b इधर -2b -4 देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं 7 में से 6 गया तो a 7 -7 -2 -+ 9b -4 समीकरण 1 हो गया। अब हम 2 और 3 को बराबर करते हैं, 2 और 3 से हम यहाँ पाते हैं 3/a + b बराबर 7/3a + b-2 और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 तिया 9a + 3b -6, 7a + 7b और यहाँ हम देखते हैं 9a - 7a + 3b - 7b बराबर 6। यहाँ से 9 में से 7 गया 2a, 7 में से 3 गया -4b बराबर 6। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, या नहीं भी लेंगे इसे समीकरण 2 मान लें और इसको हम 2 से गुना कर दें, इसको 1 से गुना कर देते हैं, या फिर इसे बीजगणित विधि के फॉर्मूला रख करके भी हम बना सकते हैं। समीकरण 1 को हम 2 से गुना करते हैं और 2 को 1 से गुना करने पर तब हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 2a - 18b बराबर -4 दूना 8 और 2a - 4b बराबर 6 और यहाँ घटाने पर घटा दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, 18 में से 4 गया तो यहाँ पे -14b -14 माइनस माइनस कैंसिल। इस तरह से b का मान 14 यहाँ पे 14 आया, कट गया 14/14 b = 1 और अब b का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं तब हमें प्राप्त होगा a - 9 गुना 1 बराबर -4, a - 9 बराबर -4। इस तरह से हम यहाँ पाते हैं a बराबर -4 + 9, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, यह a और b का मान होगा जिसके लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। जैसे ये समीकरण है तो इसका भी अचर पद राइट साइड में है, उसको हम लोग अंदर ले आते हैं तो यह हो जाएगा 3x + y - 1 = 0
और फिर दूसरा समीकरण की बात करते हैं तो यह है 2k 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और फिर माइनस में 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यदि समीकरण का ये रूप है, इसी रूप में यदि हम हल करेंगे तो भी मेरा आंसर वही आएगा। मतलब आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, k की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मूल नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए अचर पद उधर करें या इधर करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ख्याल रखना है यदि हमें चेक करना है कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति में अचर पद या तो राइट साइड हो या तो लेफ्ट साइड हो। तो हम एक आदत डाल रहे हैं कि उसे हम अंदर यानी कि लेफ्ट साइड लेकर के ही हल करें। तो आइए देखते हैं इसका a1 बाय हल नहीं होने के लिए क्या शर्त है। कोई हल नहीं होने के लिए a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता है। तो a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता है। a1 की बात करते हैं तो 3/2k माइनस 1, b1 की बात कर रहे हैं तो 1 है इसके गुणांक में और यह है k माइनस 1, और फिर c1 की बात करते हैं तो -1/-2k प्लस 1 और माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि यह डज नॉट इक्वल टू 0। हमें k का मान ज्ञात करना है, किस मान के लिए, तो हम लोग इसे लेके चलेंगे यानी जो इक्वल है ये और ये इक्वल है। तो तब हमें यहाँ प्राप्त होगा 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1 और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब हमें प्राप्त होगा 3 गुना k तो 3k, 3 गुना -1 -3 और यहाँ 1 से गुना करेंगे इसे तो ये होगा 2k माइनस 1 और 3k माइनस 2k बराबर -1 प्लस 3। अब हम यहाँ प्राप्त होगा k बराबर 2 यानी 2 के लिए k का मान 2 होगा तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के योग को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुण विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं आपको ये बताना है। सबसे पहले इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, और यह विधि में समीकरण को हम लिखते हैं 8x प्लस 5y बराबर 9 और इसे समीकरण 1 मानते हैं और फिर 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 2 मानते हैं। और अब हम समीकरण 1 से जाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 को हम लिखते हैं 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और x का मान प्राप्त करते हैं यानी हम यहाँ पे 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y और x का मान 9 माइनस 5y बाय 8 और यह हो जाएगा समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर 2 में रखते हैं तो 3 गुना 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। अब हमें यहाँ प्राप्त होगा 9 तिया 27, 5 तिया 15 बटे 8 प्लस 2y बराबर 4। इस तरह से इसका भी लघुत्तम लेते हैं हम लोग, 8 और 1 का लघुत्तम 8, 27 माइनस 15y 8 दूना 16y बराबर 4, 27 और प्लस में 16 15 माइनस हो गया तो y बचा 8 चौके 32 कर देते हैं। इस तरह से हमें y का मान प्राप्त हो गया 32 माइनस 27 और इस तरह से y का मान 5। y का मान तो निकल गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान 1 में या 3 में रख देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। 3 में रखने पर 3 में ही रखेंगे हम लोग तो यहाँ x का मान प्राप्त होगा 9 माइनस 5 गुना y का मान 5 बटे 8 तो 9 माइनस 25 बटे 8, 25 में से 9 गया तो 16 बटे माइनस 16 बटे 8, 8 दूना 16। इस तरह से x का मान प्राप्त हो गया 2। अतः x बराबर x का मान 2 और y का मान 5 आंसर। अब हम इस समीकरण को बनाते हैं वज्रगुण विधि से। वज्रगुण विधि में समीकरण सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अचर पद को अंदर लेकर के हल करेंगे, यानी हम बना रहे हैं इसे वज्र गुणन विधि से। और इस विधि में 8x 5y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 1, 3x 2y
-4 बराबर 0, समीकरण 2। अब हम इसे a1 लिख लेते हैं 8, b1 लिख लेते हैं 5 और c1 लिख लेते हैं -9, a2 3, b2 2, c2 -4। अब हम x का फॉर्मूला रखते हैं, x का मान निकालेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और अब यहाँ से b1 का मान 5 गुना c2 माइनस b2 का मान 2 गुना c1, c1 का मान -9 अब बटे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब यहाँ पे 5 चौके 20, 9 दूना 18 बटे 8 दूना 16, 5 तिया 15, -2 बटे 1। इस तरह से यहाँ पे हमें -2 प्राप्त हुआ, x का मान प्राप्त हुआ -2। और अब हम देखते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह छूट गया है, ठीक है। तो इस तरह से x का मान दोनों बराबर होना चाहिए। और y का मान हम लोग जानते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और अब हम यहाँ देखते हैं c1 का मान -9 गुना a2 का मान देखते हैं 3, c2 -4 गुना a1 8 बाय a1 b2 8 गुना 2, a2 b1 3 गुना 5, तो -27 प्लस 8 चौके 32 बटे 8 गुना 16, माइनस में 5 तिया 15, 5 बटे 1 यानी 5। इस तरह से y का मान भी कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, यानी x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब जो यहाँ एक क्वेश्चन है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो हम वज्रगुण विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और उसमें वैल्यू रखो, बस हो गया। इसमें थोड़ा लंबा बनेगा और उसमें तुरंत बन जाएगा, इसलिए हम यह लिख सकते हैं कि हम विलोपन विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। समय का बचत होगा।